हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। विज्ञान कक्षा 10। आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में हेडिंग है श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म का अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म के द्वारा हमें वर्ण विक्षेपण का मतलब, वर्ण का मतलब है कि रंग, यानी कि प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो वो कई रंगों में यानी कि 7 रंगों में वर्ण विक्षेपित हो जाएगा, अर्थात वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो इसे हम कहेंगे प्रिज्म है। एक ऐसा ये पारदर्शी माध्यम है, एक समतल और 2 कोणों से इसको झुका दिया गया। ये देखिए 2 कोणों से ये झुका हुआ है, तो इसे हम कहते हैं ये प्रिज्म है। अब इसी प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश की किरणों को आपतित कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं। श्वेत प्रकाश को यहाँ पर कहा जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो जब प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होंगी तो ये जो है इस प्रकार से कई वर्णों में विभक्त हो जाएंगी और मूलतः यहाँ पर देखा जाएगा कि 7 वर्ण इसके होंगे, 1 2 3 4 और 5 6 और एक ये 7। तो पहला ये, दूसरा और तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। इसका जो वर्ण है, इसका जो वर्ण है VIB GYOR, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं बिबग्योर, BIBGYOR। तो बी से यहाँ पर देखते हैं वॉयलेट को कहते हैं बैगनी, वॉयलेट हो जाएगा बैगनी। और आई से इंडिगो होता है जामुनी। ये इसके वर्ण हैं। यहाँ पर बैगनी हो गया, दूसरा जामुनी हो गया, तीसरा ब्लू का मतलब होता है नीला, और उसके बाद ग्रीन हो जाएगा हरा, उसके बाद येलो का हो जाएगा पीला, इसके बाद ऑरेंज का हो जाएगा नारंगी, और रेड का हो जाएगा लाल। तो ये 7 वर्ण हैं, ये 7 रंग हैं जिसमें श्वेत प्रकाश की किरणें अगर प्रिज्म पर आपतित होती हैं तो इस प्रकार से वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ये BIBGYOR से, बिबग्योर से। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसको हमको लिखना किस प्रकार से है। श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म में अपवर्तन। इसका क्वेश्चन आएगा कि श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म में अपवर्तन को समझाइए, या इसका नामांकित चित्र बताते हुए समझाइए, या प्रिज्म में अपवर्तन की जगह पर वर्ण विक्षेपण आ सकता है। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में अपवर्तित होकर कई वर्णों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण की इसमें परिभाषा लिख दी जाएगी, और इसके बाद इसमें से इसी को देख कर लिख देना कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होती हैं तो अपवर्तित होकर के वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाती हैं, जिनके 7 वर्ण इस प्रकार से हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बात कर लेते हैं इसके तरंगदैर्ध्य की। तरंगदैर्ध्य में क्या होता है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। यही लिखना है कि बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है उसका विचलन कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे तथा लाल रंग का विचलन क्या होता है, कम होता है, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यही इतना लिखना है श्वेत प्रकाश के द्वारा प्रिज्म में अपवर्तन में।
आज की हेडिंग है आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं या आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई दोनों का अनुपात कर दिया जाए। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको हम m से व्यक्त करते हैं। m का मतलब होता है मैग्नीफायर। m इज इक्वल टू होता है I अपान O, जहाँ पर I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या है वस्तु की लंबाई। कहीं कहीं पर लिखा रहता है m इज इक्वल टू h डैश अपान h, तो h डैश का मतलब भी क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई और अपान h क्या है बिंब की लंबाई। बिंब का मतलब क्या होता है वस्तु, तो बिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है गुना। आवर्धन को हम किस में कहते हैं गुना में, या कहीं कहीं पर किसी अंक के आगे लगा रहता है गुणा। जैसे कि किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की आवर्धन क्षमता 5 गुना है तो गुणा का निशान लगा रहता है, इसका मतलब m बराबर दिया गया है 5 गुना, या 5 गुना लिखा है तो इसका मतलब है कि ये गुना में। आवर्धन का जो मात्रक होगा केवल गुना में होगा, ये मात्रक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी मान लेते हैं सेंटीमीटर में रहेगी और अगर बिंब की लंबाई सेंटीमीटर में रहेगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मात्रक कट जाएगा, तो इसलिए आवर्धन का मात्रक नहीं होता, केवल गुना यानी प्रतिबिंब का बड़ा बनना वही क्या होता है आवर्धन या आवर्धित होना कहलाता है। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग, गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण है उसको दो भागों में विभाजित कर लिया जाए। ये गोलीय दर्पण है और इसको काट लिया जाए, तो काट करके एक भाग यहाँ पर रख दिया जाए और दूसरा ये भाग यहाँ पर रख दिया जाए। तो गोलीय दर्पण का ये दबा हुआ भाग है और ये गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग है। तो गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को अवतल दर्पण कहते हैं और इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई या पॉलिश लगी होती है या पॉलिश की जाती है, कलई या पॉलिश इसको कहा जाता है। इसके बाद आता है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को हम उत्तल दर्पण कहते हैं और इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश या कलई लगी होती है। अवतल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओम का नियम। ओम के नियम में देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। अगर कोई चालक है और उसकी लंबाई L है तो इसमें V वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो I एम्पीयर की धारा उत्पन्न होती रहती है। तो इसमें ओम के नियम में यही होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब चालक की भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है? चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, यानी इस पर कोई परिवर्तन ना किया जाए, अपरिवर्तित रहे, तो प्रवाहित विभवांतर उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम के नियम में कहा गया है कि जो प्रवाहित विभवांतर होता है उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती, समानुपाती कहते हैं, या समानुपाती कही या अनुक्रमानुपाती कही या प्रोपोर्शनल इंग्लिश में कहिए, बी प्रोपोर्शनल आई। और जब कभी भी नियतांक हटाया जाता है समानुपाती नियतांक तो वहाँ पर लगाया जाता है एक समानुपाती नियतांक। यहाँ पर ओम का नियतांक जो है आर है, बी बराबर आर आई, या इसी को कहा जाता है बी बराबर आई आर, जहाँ पर आर क्या है? आर एक प्रतिरोध नियतांक है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहेंगे प्रतिरोध नियतांक, या इसको हम बोलते हैं आर एक प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है जिसका मात्रक होता है, ओम ने अपने नाम पर इसका रखा है, जिसका मात्रक होता है ओम, या इसको ओम हिंदी में लिख सकते हैं या इस तरह से ओम का निशान बनाया जाता है, तो इसे ही ओम का नियम कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। आज कक्षा 10 के विज्ञान में
भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी यहाँ पर हमको इसका सूत्र का निगमन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं कि इसका निगमन किस प्रकार से होगा। तो इसमें लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लाइन खींच दिया गया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो लाइनें हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित धारावाही चालक पर अब यहाँ पर एक ऐसा चालक बनाते हैं जिसमें हम I एम्पीयर की धारा को प्रवाहित कर सकें। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये एक चालक है और जिस पर हम I एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करते हैं। I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। तो अगर ओम के नियम को देखा जाए तो V वोल्ट का विभवांतर है, लेकिन हम यहाँ पर धारा से केवल देखते हैं कि धारावाही चालक पर अगर हम एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर जो बल लगेगा उसका सूत्र क्या होगा, उसका निगमन करना है। तो मानते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर एक बल आरोपित हो जाता है। मानते हैं वो बल क्या है, F है। और इसके बीच चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना क्या है, चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है। और यहाँ से लंबाई इसकी चालक की लंबाई कितनी है, यल है। पूरे चालक की लंबाई कितनी होगी, यल होगी। तो इसका जो पहला नियम है हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशंस हैं। जैसे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ये लाइनों से क्या बता रहे हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है तथा चालक की लंबाई, चालक लिया गया है एक, चालक की लंबाई L है, जिसमें इस चालक में क्या किया गया है, जिसमें I एम्पीयर धारा प्रवाहित की जा रही है, जिसमें I धारा प्रवाहित की जाती है। तो जैसे ही I धारा प्रवाहित करते हैं इसमें बल उत्पन्न होता है। तो इतना करने पर जिसमें I धारा प्रवाहित की जाती है, तो जैसे ही I धारा प्रवाहित करते हैं चालक के बीच क्या आ जाता है, बल उत्पन्न होने लगता है। तो चालक पर बल किस प्रकार से लगता है, चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल जो F है वो पहली कंडीशन क्या है कि चालक की लंबाई के या चालक में प्रवाहित धारा के, सबसे पहले धारा प्रवाहित किए हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रवाहित धारा के या प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी कि जो चालक पर लगने वाला बल है यह प्रोपोर्शनल क्या होगा, I होगा। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि इसकी चालक की लंबाई, अगर धारा प्रवाहित करें चालक में लंबाई ही न रहे तो इसके कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब है कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, चालक पर लगने वाला बल। तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक की जो लंबाई है, चालक की लंबाई को यल कहा गया, तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल आ जाएगा यल। इसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, तीसरी कंडीशन में कहा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक पर जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र B है तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा B। तो इसका चौथा नियम है चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण थीटा की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक की लंबाई हो गई और ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच बना कोण क्या है, थीटा। ज्या का मतलब होता है साइन थीटा।
तो चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है, ज्या बनाएंगे साइन थीटा, यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर 4 कंडीशन बनाई गई। पहली कंडीशन में यह प्रोपोर्शनल आई आया, दूसरी कंडीशन में यह प्रोपोर्शनल एल आया, तीसरी कंडीशन में यह प्रोपोर्शनल बी आया, चौथी कंडीशन यहाँ पर निकाला गया ए प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो अगर हम चारों को मिलाते हैं तो आई एल बी साइन थीटा, अगर इसको व्यवस्थित रूप में रखें तो आई बी एल साइन थीटा जो कि निगमन है यह प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल के आई बी एल साइन थीटा। तो प्रयोग के आधार पर के का मान 1 रखा गया, तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, यही इसका निगमन है। तो जहाँ पर एफ क्या है, चालक पर आरोपित बल, या चालक पर आई एम्पियर की धारा जब प्रवाहित करे थे तो बल उत्पन्न हुआ था। आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एल है चालक की लंबाई, और जो साइन थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच अंतरित कोण थीटा की ज्या है। तो यही इस सूत्र के निगमन में किया जाता है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु जी यूपी बोर्ड चैनल में। कक्षा 10 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पेपर में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये 6 ओम है, एक तार से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से जो 6 ओम है वो 2 अलग अलग तारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रतिरोध अलग है, यहाँ पर प्रतिरोध 2 प्रतिरोधों से जुड़ा हुआ है। आमने सामने जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये आगे देखेंगे जब इसको हम जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ते हैं 6 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में। देखते हैं कितना आता है, ये वाला और ये वाला। तो इसको जोड़ने का तरीका यह है, लिखने का तरीका कि 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितने भी प्रतिरोध इसमें जोड़े जाते हैं वो बटे करके जोड़े जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको याद रखिए कि अगर 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो इसको याद रखिए कि अगर हमको 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना हो तो दोनों प्रतिरोधों का गुणा कर दो, 6 गुणे 6, और बटे दोनों प्रतिरोधों का जोड़ कर दो, 6 + 6। तो ये हो जाएगा R1 इक्वल टू 6 का 6 में गुणा हो जाएगा 36, और 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 × 36। तो यहाँ पर एक बार में आंसर आ जाएगा 3 ओम। नहीं तो इसको हम इस तरह से लगाते 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, और उसके बाद लिखते 1/r इक्वल टू, हर बराबर है तो एक बार, और 1 + 1 2, इसके बाद इसको काटते तो ये आता 1/r इक्वल टू 1/3, उसके बाद त्रिज्या गुणा कराते तब जाकर कहीं आता 3 ओम। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर 2 प्रतिरोधों को जोड़ना हो समांतर क्रम में तो हम दोनों प्रतिरोधों का जो भी मान हो दोनों प्रतिरोधों का गुणा करते हैं और साथ में बटे करके दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया वो 3 ओम आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं यहाँ का जो मान आता है वो 3 ओम हो जाता है। तो इसका 3 ओम और इसका 6 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि अब एक तार बन जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम, क्योंकि इसके बाद प्रतिरोधों को जोड़ना नहीं है तो इसको हम तुल्य प्रतिरोध R लिखेंगे, और श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R, जितने जोड़ने हो R3 R4 इस तरह जोड़ देंगे। तो 3 और 6, यहाँ पर R बराबर 3 और 6 आ जाएगा 9 ओम। यही इसका ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का आंसर आ जाएगा। प्रश्न आएगा कि दिए गए परिपथ में दिए गए चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि 6 ओम समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में बता दिया गया तरीका, दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों प्रतिरोधों का जोड़। ध्यान रहे ये प्रतिरोध का नियम केवल 2 प्रतिरोधों के लिए है, 2 से अधिक रहेगा तो उसका नियम इस प्रकार से लगाइएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आगे की वीडियो में बताए जाएंगे 3 रहे या 3 से ज़्यादा प्रतिरोध हैं तो किस प्रकार से जोड़ेंगे।